नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के प्लान को चौपट कर दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बीजेपी के प्लान को कांग्रेस ने चौपट कर दिया है, नाकाम कर दिया है। चंडीगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि सत्ता के लिए उसका लालच खुलकर सामने आ गया है। आपको याद दिला दूं कि कल यानी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने खरीद फरोख्त का खेल कर जीत हासिल कर ली। उसके बाद बीजेपी की नजरें राज्य सरकार पर थीं। सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलने के लिए तैयार थी। और यह बड़ा इल्जाम कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लगाया है। प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, जरा उसको जल्दी से आपके सामने रखना चाह रहा हूं। देखिए, प्रियंका गांधी कह रही है कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका ये रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। तो आपने देख लिया, सुन लिया दोस्तों, कि प्रियंका गांधी साफ साफ कह रही हैं कि जो भाजपा प्राकृतिक आपदा, आप याद कीजिए कि जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी और एक जबरदस्त बाढ़ थी, उसमें कई सारे अलग अलग क्षेत्र के जो एरिया के लोग थे वो प्रभावित हुए थे। तो उस प्राकृतिक आपदा में जब भाजपा आपके सामने खड़ी नहीं रही, तो एक और आपदा आपके सामने थोपना चाहती है भाजपा, और वो है राजनीतिक आपदा। आपको बता दूं कि बीजेपी ने कांग्रेस के 6 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए इस्तेमाल करने के बाद उसकी उम्मीद पाल ली थी कि इसी तरह कुछ और विधायकों को अपने पाले में करके वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की 14 महीने पुरानी सरकार गिरा देगी। इस बीच कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की खबरों ने बीजेपी की उम्मीदें और बढ़ा दी। आज सुबह सुबह आपने देखा कि एक और खबर आई। विक्रमादित्य सिंह, आप जानते हैं विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब नहीं हैं, वीरभद्र सिंह और प्रतिभा देवी सिंह के बेटे हैं। और आज सुबह सुबह बदलते हुए घटनाक्रम में विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी घोषणा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। आइए पहले सुन लेते हैं विक्रमादित्य जब इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि यह सुनना इसलिए जरूरी है कि शाम होते होते विक्रमादित्य सिंह भी बदल गए। लेकिन पहले सुनते हैं इस्तीफे की बात। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा, और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है।
मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का। तो यहां विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो अपने पिता का जिक्र करते हुए और उनके पिता का नाम लेकर कैसे चुनाव जीती कांग्रेस, लेकिन उनके पिता के लिए एक स्टैचू बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाई और इसी से ये खिन्न है। क्या इनकी खिन्नता, इनकी नाराजगी सिर्फ पिता के स्टैचू भर से है या बात कुछ और है? इस सवाल का भी जवाब इन्होंने दिया है, इनसे जब पूछा गया बाद में। लेकिन शाम होते होते पहले ये यहां पर इस्तीफे की घोषणा करते हैं कि मैं पार्टी तो नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन अपना पद यानी मंत्री पद जो है वो छोड़ रहा हूं। लेकिन इसके बाद शाम होते होते विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया कि मेरे इस्तीफे को की मंजूरी होगी या नहीं होगी, स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह काम जो है वो सीएम का है, उनका विशेष अधिकार है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शाम होते होते विक्रमादित्य सिंह। मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। ये पर्यवेक्षक की बैठक भी है इस समय, क्या करेंगे करेंगे बात करेंगे जो है वो उनको क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगा दिया कि उनको बदलना चाहिए, क्या लगता है? ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो भी पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा प्रेशर में रहे आप मंत्रालय में। तो यहां बहुत सारी बातें इनसे पूछी गई, लेकिन वही ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पार्टी हाईकमान, मुख्यमंत्री जो कहेंगे जो चाहेंगे वैसे ही होगा। यानी कुल मिलाकर सुबह का जो भूला था वो शाम को घर ठीक ठाक लौट आया है, ये कह सकते हैं। इधर सुबह से ही दिल्ली से लेकर शिमला तक कांग्रेस में हलचल तेज थी और इस हलचल को विदेश से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान वायनाड के सांसद राहुल गांधी कंट्रोल कर रहे थे। आप जानते हैं कि राहुल 2 दिन के लिए कैम्ब्रिज गए हुए हैं जहां उनका भाषण है। खैर, कांग्रेस ने हिमाचल क्राइसिस पर वक्त रहते जरूरी कदम उठा लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कमान संभाली और उधर कर्नाटक से डीके शिव कुमार संकट मोचक की तरह हिमाचल प्रदेश भेजे गए। और इसके बाद न केवल सुक्खू सरकार बजट पारित करवाने में सफल हुई, बल्कि अपनी सरकार को भी बीजेपी के जाल में फंसने से बचा लिया। सुक्खू ने और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दिल्ली से लेकर शिमला तक और उधर कैम्ब्रिज में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए राहुल गांधी ने यह ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि एक तरह से कहें ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन राहुल ज्यादा भारी पड़ा है आज की तारीख में। उसकी चर्चा भी करेंगे कि ऑपरेशन राहुल कैसे यहां भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिशों के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की खबरें भी चला दी थी। हालांकि ये खबरें गलत साबित हुई। क्या कहा इस मसले पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, आइए जरा उन्हीं से सुन लेते हैं। सबसे आखिर में सब कुछ हो गया और यहां पर इस्तीफे के बाद और उसकी जो खबर चली इस्तीफे की, उस खबर के बाद फिर विधानसभा में बजट पारित होता है। देखिए, बजट का पारित होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आपका बजट गिर गया तो इसका मतलब है फाइनेंस बिल गिर जाना, मतलब सरकार का गिर जाना। लेकिन आज ना सिर्फ बजट पास करवाना बल्कि सरकार को भी बचा ली गई है कांग्रेस की तरफ से। तो क्या कुछ हुआ है उससे पहले सुक्खू को सुनते हैं। इस पूरे मसले के बाद जब फिर से प्रेस के सामने आते हैं, मुखातिब होते हैं, तो सुक्खू सुनिए। उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और मुझसे गलती हुई और इस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। लेकिन अब उनका जो केस है वो डिसक्वालिफिकेशंस का, वो अभी हियरिंग 4 बजे शुरू होनी है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनमें से एक ने माफी भी मांग ली है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, अभी आप सुन रहे थे, ये कह रहे थे। और ये भी कहा है कि बीजेपी के जयराम ठाकुर उनके इस्तीफे की खबर कैसे दे सकते हैं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने यह खबर कैसे चला दी
इधर विक्रमादित्य सिंह ने भी साफ कर दिया है कि वो सरकार को बचाएंगे। इसके बाद जो बातें हुई हैं उसमें विक्रमादित्य सिंह जो सुबह का भूला शाम को घर लौट आया, वो कह रहा है कि हम सरकार को बचाएंगे। तो इस तरह हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी की चाल कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसके बाद क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं? ये एक जरूरी सवाल है, वाजिब सवाल है, क्योंकि बीजेपी की नीयत अब भी सत्ता पर किसी तरह आने की है। राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए उसने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करवाई। इसके पहले जयंत चौधरी को तोड़ा, नीतीश कुमार को तोड़ा, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सत्ता छीनने की नाकाम कोशिश की और हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया। अरविंद केजरीवाल को ईडी समन पर समन भेज रही है। आज 8वां समन अरविंद केजरीवाल को डिलीवर हो गया है और अब अखिलेश यादव को सीबीआई का समन मिल गया है। यानी बीजेपी किसी भी तरह इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेताओं को, इंपॉर्टेंट नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को परेशान करने में लगी हुई है। उत्तर भारत में तो बीजेपी को जीत का यकीन है दोस्तों, यकीन है, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी की दाल किसी तरह नहीं गल रही है। इसीलिए एक बार फिर आज तमिलनाडु नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही एक जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर डीएमके और कांग्रेस की सरकारों को कोसने का काम किया। राम मंदिर से लेकर विकास योजनाओं तक की घिसी पिटी बातें मोदी ने दोहराई, लेकिन इससे बीजेपी का खाता दक्षिण में खुल पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार और खासकर तमिलनाडु में बीजेपी की पार्टनर एआईएडीएमके ने उसका साथ छोड़ दिया है। वैसे भी पिछली बार एआईएडीएमके को बीजेपी का पार्टनर होने का खामियाजा भुगतना पड़ा था और उसे केवल 1 सीट मिली थी। अब तो बीजेपी के लिए 1 सीट की उम्मीद भी बाकी नहीं रह गई है। तो हिमाचल प्रदेश की वादियों से लेकर तमिलनाडु की समुद्री लहरों तक बीजेपी सत्ता का किनारा ढूंढने में लगी हुई है दोस्तों। लेकिन क्या उसे कामयाबी मिलेगी या फिर मझधार में फंसी रहेगी बीजेपी? लेकिन सत्ता की लालच में फंसी बीजेपी को आज जिस तरह कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है, उससे इंडिया गठबंधन को तोड़ने की उसकी साजिश नाकाम नजर आ रही है। आइए इन्हीं तमाम मसलों पे आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी। इधर स्टूडियो में हमारे 2 साथी हैं, शकील अख्तर जी और राहुल लाल जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बहुत बड़ा दिन आज कांग्रेस के लिहाज से और उससे भी ज्यादा बड़ा दिन आज बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी 2 नाकामयाबी बीजेपी के खाते में अब बहुत जल्दी सामने आई है। पहली नाकामयाबी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार गिराकर झारखंड में अपनी सरकार कायम करने की कोशिश, नाकाम कोशिश, और दूसरी जो है वो है यहां हिमाचल की। लेकिन ये ताजा तरीन मीटिंग देखिए, यहां 3 ऑब्जर्वर यहां दिखाई दे रहे हैं। 3, एक तो सुक्खू हैं, मुख्यमंत्री हैं, हुड्डा साहब दिखाई दे रहे हैं, यहां भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो दिखाई दे रहे हैं। शायद बीच में बैठे हुए डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं, टोपी लगाए हुए हैं, हिमाचली टोपी पहने हुए हैं, तो थोड़ा सा उनका जो चेहरा है वो जो फोन पे बात करते हुए, लेकिन सबसे प्रमुख चेहरा जो है जिनके बारे में बार बार लोग अलग अलग बातें करते हैं, वो चेहरा काले लिबास में बिल्कुल सुक्खू के सामने दूसरे चेयर पे बैठे हुए राजीव शुक्ला जी का है। ये प्रभारी हैं इसी हिमाचल प्रदेश के, और ये जितने लोग यहां बैठे हुए देखिए 2 ऑब्जर्वर हैं और तीसरे यहां भूपेश बघेल भी पहुंच गए हैं, तो कह सकते हैं कि 3, इसमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और भूपेश बघेल और एक जो है उप मुख्यमंत्री वर्तमान कर्नाटक के। ये इतने कद्दावर नेता, एक मुख्यमंत्री और एक राजीव शुक्ला वहां का प्रभारी, ये सब बैठे हुए हैं और गहन चिंतन बातें चल रही हैं। और यहां से आगे की रणनीति लगातार बीजेपी वार पे वार करने की कोशिश। इंडिया गठबंधन से बीजेपी कितना परेशान है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझ सकते हैं। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश को, वहां भी अखिलेश यादव को तोड़ने, उनके विधायकों को तोड़ने की साजिश जो रची, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए बीजेपी के लोग दिखाई दिए कल उसी राज्यसभा चुनाव में। और आज सरकार गिराने की एक नाकाम कोशिश, जो आगे मेरा ख्याल है 6 महीने तक के लिए अब सरकार तो नहीं गिर सकती है। तो यहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम साथियों को एक बार फिर से स्क्रीन पे ले आइए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं।
जरा स्क्रीन पे हमारे तमाम साथियों को लाइए और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। जरा उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश, चर्चा हिमाचल प्रदेश से ही करना चाहता हूं। इस कोशिश को कैसे देखा जाए? और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सामने चुनाव है, आज से ठीक 15 दिन बाद चुनाव की घोषणा होनी है। 13 तारीख को कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा हो सकती है, 12 या 13 मार्च चुनाव की घोषणा होगी। आज है 27 फरवरी, आज 27 है, कल 28 है। देखिए एक दिन मैं पीछे हूं, 28 है, कल आखिरी दिन 28 फरवरी। कैसे देखा जाए प्रोफेसर रविकांत जी, इतनी परेशान भाजपा, लेकिन बार बार दांव जो हैं अब फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, झारखंड का दांव फेल, अब हिमाचल का दांव फेल, और कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके ही लोग टूटने वाले थे, अब वो बचाने में लगे हुए हैं। भाजपा के लोग अपने विधायकों को बचाने में लगे हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी की सरकार का ये काउंटडाउन शुरू हो गया है और हर जगह, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या और कई राज्य हो, लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। एक दो राज्यसभा सीटों को आप छोड़ दें, मैं उसको गिनता ही नहीं हूं, और इसलिए नहीं गिनता हूं क्योंकि अभी जो असली मुकाबला है वो है लोकसभा चुनाव का। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सारा दांव आपने खेल लिया, और मोदी जी की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से सरकार को फेल कर दिया जाए, या तो बीजेपी की सरकार बना ली जाए या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ताकि प्रशासनिक मशीनरी हमारे हाथ में रहे। इसको जनता देख रही है। मोदी जी को क्या लगता है कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं क्या, कि मोदी जी जो भी हरकत करेंगे तो क्या लोग उसको समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं? और हिमाचल प्रदेश के तो लोग वो हैं जो सेना में हैं, जो बड़े शिक्षित लोग हैं, और इसीलिए उनका हिंदुत्व का कार्ड आज तक नहीं चला हुआ। वहां 95% से ज्यादा हिंदू है और उसमें 50% के करीब अपर कास्ट है। ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन वहां पर शिकस्त खाई इन्होंने। 68 में से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का डंका बजा था और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। अब आप अगर उसको अंदर खाने साजिश करके तोड़ना चाहते हैं तो वो साजिश भी आज नाकाम हो गई, और इसका फायदा हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में विपक्ष को मिलने जा रहा है कि साहब आप तो कोई सरकार चलने ही नहीं देते हैं। सरकार अगर बन जाए तो आप तोड़ देंगे, कहीं अल्पमत में हो तो आप खरीद लेंगे, डरा देंगे। ईडी, सीबीआई क्या काम कर रहे हैं? ये सरकार के अंग नहीं है, ये बीजेपी के अंग की तरह काम कर रहे हैं। विपक्ष की तोड़ने, विधायकों को तोड़ने, सांसदों को तोड़ने, इन सबको तोड़ने का काम ईडी और सीबीआई कर रही है। अब अखिलेश यादव को आपने सम्मन भेज दिया। राजीव जी, इससे यह बात पुख्ता होती है कि पिछले दिनों जो चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी पर यह प्रेशर है कि वो गठबंधन में ना आए, अकेले चुनाव लड़ें, और जैसे ही राहुल गांधी से हाथ मिलाया, आज अखिलेश यादव को राहुल गांधी से हाथ मिलाने की सजा दे दी गई। सीबीआई का सम्मन भेज दिया गया कि कल आपको हाजिर होना है, बता ही सही। और जो खेल हेमंत सोरेन के साथ हुआ, जो खेल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ हुआ, जो खेल अनिल देशमुख के साथ हुआ, वही खेल शायद जो केजरीवाल के साथ होने वाला है, वो अखिलेश यादव पर भी आप उसी तरह से शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं दोहरा दे रहा हूं राजीव जी, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी से कुछ लोग नाखुश थे, ये कदम अखिलेश यादव के मजबूत होने का सबूत होने जा रहा है। इसके बाद अब कल से ही देखिए, राज्यसभा का जैसे ही चुनाव हुआ, वो पल्लवी पटेल जो नाराज थी आज खुश हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कल थोड़े खुश दिख रहे थे, और आज जैसे ही ये शिकंजा कसा गया है, ये सारा पिछड़ा एकजुट होने लगा है। गायत्री प्रसाद प्रजापति, वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अखिलेश यादव को सिंपैथी मिलेगी इसी उत्तर प्रदेश में। और जो ये मंसूबा लेकर के चले हैं ना साहब, 80 में से 80 तो छोड़ दीजिए, कम से कम जो पिछला इनका रिकॉर्ड था उसको ही पाले। अरे 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि अब हर प्रदेश में,
हर विपक्ष के दल पर आप शिकंजा इस तरह से कसेंगे, इसका मतलब है कि लाले हैं, आप 220 भी नहीं पार कर पा रहे हैं। इसीलिए ये बौखलाहट है और भयभीत है गठबंधन से, और यही कारण है कि हिमाचल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक आप लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि अब डर के आगे जीत है। जाएंगे तो राहुल गांधी के साथ जाएंगे, और अब जब कोई नेता यह सोच लेता है, और अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं जो पहलवान थे, तो अब मैदान में दो दो हाथ हो ही जाए, ये अखिलेश यादव सोच चुके हैं, और इसका परिणाम भी उत्तर प्रदेश की जनता देगी और बहुत जल्दी देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की जनता देगी, लेकिन 303 सीटें आई थी पिछली दफा बीजेपी को, और उसमें से गिरी से गिरी हालत में 100 सीटें तो कम हो रही हैं। लगातार जो चर्चाएं, जो बातें अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, उसमें 100 सीटें। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूं। 100 सीटों पे बाद में बात करेंगे, उन आंकड़ों को लेकर कि कैसे 303 की जगह 203 पे सिमटती हुई या उससे भी नीचे सिमटती हुई बीजेपी आज की तारीख में दिखाई दे रही है। और ये जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, वो कहता है, और इसी से बीजेपी परेशान है, सत्ता की भूखी बीजेपी, सत्ता का लालच ऐसा कि हर राज्य में जहां भी अपोजिशन है उसको गिरा डालो, और किसी भी ढंग से गिरा डालो। पैसे की लालच तो आप दे ही रहे हैं। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है, सवाल यह भी है शकील जी कि ये जो ऑपरेशन एक करने की कोशिश आपने की, उस पर ऑपरेशन राहुल कैसे यहां भारी पड़ गया। देखिए, राहुल गांधी तो कैम्ब्रिज में हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, उनको भाषण देना है, और एक नहीं दो भाषण है, 2 दिन के लिए हैं वहां पे। और यहां पे जो मुस्तैदी, अभी जो तस्वीर देख रहे थे हम लोग कि अभी भी बैठक चल रही है। सुक्खू ने अपनी सरकार को, जब राहुल लाल जी के पास आऊंगा तो राहुल लाल जी से जरूर समझना चाहूंगा कि इसका जो संवैधानिक जो दायरा है आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ, कैसे हिमाचल की सरकार अभी से आगे 6 महीने निश्चिंत रहिए, बरकरार है, इसके आगे क्या कुछ होगा वो बाद की बात। लेकिन आज की तारीख में टूट कांग्रेस में नहीं, बल्कि टूट आप आने वाले समय में बीजेपी में देखेंगे। लेकिन यहां पर जरा राहुल गांधी को जोड़ना चाहता हूं, वहां से कांग्रेस की जो रणनीतियां रही हैं और कैसे उस साजिश को यहां पर नाकाम करने में सफल साबित हुई है कांग्रेस पार्टी। शकील जी, देखिए राजीव जी, राहुल इस वक्त फॉर्म में आ गए हैं और लंदन से बैठ के वो सारी चीज़ों को इस तरह मॉनिटर कर रहे हैं जैसे एक नेता को करना चाहिए। अभी जो आप तस्वीर दिखा रहे थे, ये अभी से थोड़ी देर पहले की है। ये तस्वीर, जी हाँ, ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, और वहाँ पे ये जो 4 नेता वहाँ गए हुए हैं, ये बैठ के देख रहे हैं कि कैसे हमको क्या करना है। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हुए हैं, साथ में डी के शिवकुमार हैं, राजीव शुक्ला हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और राजीव शुक्ला हैं। तो ये स्ट्रेटेजी राहुल गांधी की है कि हर कदम उठाया जाए, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाए, मगर हर हाल में ये सरकार बचना चाहिए। और अभी हमने देखा कि सरकार बच गई है जी। अब सरकार को कोई ख़तरा नहीं है, विधानसभा का सत्र ख़त्म हो चुका है, और अब कोई भी फैसला जो है वो सदन के बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि विधानसभा ही सर्वोपरि है, वही फैसला करेगी बहुमत का, और बहुमत का फैसला उसके बाहर कहीं पे भी नहीं हो सकता। 88 का फैसला है, 1988 का फैसला है ये, और वही उसके बाद से चला आ रहा है आज तक। तो जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी 2 दिन के लिए वहाँ गए हैं, और आज रात को ही वो संबोधित करेंगे वहाँ कैम्ब्रिज में। वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर बनेगी जब राहुल देश की डेमोक्रेसी पे भी बोलेंगे। राहुल अपनी दूसरी यात्रा, जिसे न्याय यात्रा का नाम दिया गया है, उस पर भी बोलेंगे, और तमाम सवालों के फिर यहाँ हंगामा होगा। ये भी तो बोलिए कि राहुल गांधी वहां डेमोक्रेसी पे बात करते हैं और यहां हंगामा बीजेपी करती है, कहती है कि आप विदेश में जाके भारत को बदनाम करते हैं, अपमान करते हैं भारत का। हंगामा इसलिए होगा कि राहुल सवाल लेने से हिचकते नहीं हैं, राहुल सवाल लेने से डरते नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ अमेरिका में कहते हैं कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाती है और एक सवाल हो जाता है तो उस रिपोर्टर को ही सारे के सारे बीजेपी के लोग घेर लेते हैं। लेकिन राहुल कहते हैं कि पूछिए आप, और हर नेता को ऐसे ही होना चाहिए। राहुल हिंदुस्तान के अंदर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कोरोना के काल में करते रहे, अपनी पहली यात्रा के दौरान
ये करते रहे, दूसरी यात्रा के दौरान कर रहे हैं। एक नेता को पत्रकारों के सवालों के जवाब देना चाहिए और राहुल देते हैं, मनमोहन सिंह देते थे, इनकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो देते थे। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों हिचकते हैं, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। गोदी मीडिया इतनी बात करता है, राहुल को लेकर इतने सवाल करता है, कांग्रेस को लेकर इतने सवाल करता है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। तो खैर, जो आपने कहा कि यहाँ पे हंगामा मचेगा, गोदी मीडिया हंगामा मचाएगा, बीजेपी हंगामा मचाएगी, तो इसीलिए मचाएगी, राहुल अगर कह दें या यहाँ से कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कह दिया जाए कि राहुल कैम्ब्रिज के स्टूडेंट को संबोधित करेंगे और उसके बाद नो क्वेश्चन, जी यहाँ से आप करवा दो तो ठीक है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट सवाल पूछेगा, और देखिए ये बात राहुल ने पहले कही थी, लोग ये शायद याद नहीं रखते, एक टीचर या एक संबोधन करने वाले का सबसे बड़ा काम यह है कि सामने वालों की जिज्ञासाओं का भी वो जवाब दे, उनका भी सुने वो। लेकिन शकील जी, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करना चाहूंगा, राहुल गांधी का ये हिमाचल का जो कनेक्शन, ये जरा बताने की कोशिश कीजिए कि हिमाचल प्रदेश की इस क्राइसिस को राहुल गांधी वहां से कैसे गवर्न कर रहे थे, कैसे उसको मॉनिटर कर रहे थे। राहुल गांधी ने कल रात से ही सारी कमान अपने हाथ में ले ली थी, और यहाँ से खड़गे जी ने, राहुल, खड़गे जी और प्रियंका गांधी तीनों लगातार अपने अपने तरीक़े से काम को देख रहे हैं। और राहुल ने इस बात को इंश्योर किया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, जो 6 बागी विधायक हैं उनसे भी बात करो, मुख्यमंत्री से भी बात करो, लेकिन सरकार बचना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बार बार ये जो कर रहे हैं, अब एक जवाब देना जाना चाहिए कि इतना आसान नहीं है ये कि आप जब चाहे सरकार गिरा दें। और देखिए, आपने जो जिक्र किया कि अभी 2 बार ऐसा हो चुका है, 2 बार क्या, उसको 3 बार भी आप कह सकते हैं, झारखंड और चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़, बिल्कुल। चंडीगढ़ की इतनी बड़ी घटना है कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हम लोकतंत्र की हत्या होते नहीं देख सकते। तो ये लगातार जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये सारा का सारा डेमोक्रेसी जो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो राहुल लंदन में है और राहुल वहाँ से सरकार चली जाए या कुछ दूसरा हो जाए तो राहुल का जवाब क्या होगा। तो इसलिए राहुल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई वजह नहीं है हमारे पास। जैसा कि आप प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ के सुना रहे थे, 43 हमारे पास विधायक हैं जी, और उनके पास कितने हैं? 25 जी, उनके पास 25 हैं। तो 25 और 43 में इतना फर्क है, 1 या 2 का होता समझ में आ सकता था। 5 साल के लिए सरकार चुनी है। तो राहुल का कनेक्शन आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका महत्व इसलिए है कि जैसा कि आप ही बता रहे थे कि कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है जी। राहुल का पूरा ध्यान उसी पे लगा हुआ है। लेकिन राहुल ने जो जो कहा वो सब सच होता चला जाता है। वो क्यों होता चला जाता है कि राहुल जनता की नब्ज़ को पढ़ रहे हैं। कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वो जनता की नब्ज़ को पढ़ रहे हैं और जनता के बीच में जाते हैं। पिछले 10 सालों में राहुल के बराबर कौन नेता जनता के बीच में गया होगा? हर जगह गए वो कुलियों के पास गए, मोटर मैकेनिकों के पास गए, वो ट्रक ड्राइवरों के पास गए, वो सब्जी बेचने के वाले के पास गए, वो कहाँ नहीं गए। और बात करते हैं, राहुल कहते हैं कि हम 6 या 8 घंटे यात्रा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बोलते हैं और आपकी बात सुनते हैं। हम मन की बात नहीं करते, हम आपके दुख दर्द की बात सुनते हैं। तो आज की तारीख में राहुल के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इस ऑपरेशन कमल को विफल करें, और राहुल का ऑपरेशन जो है वो सफल हुआ, ऑपरेशन कमल विफल हुआ। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, इससे जो है विपक्ष में एक नई मजबूती आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विपक्ष में एक नई मजबूती आएगी। फिर से आता हूं शकील जी आपके पास, और जल्दी से एक अपडेट देना चाहता हूं कि इस बीच 6 विधायक जो हैं उनकी अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास था। स्पीकर ने सुनवाई पूरी कर ली है, और अभी जो खबर आ रही है कि फैसला जो है उसको स्पीकर ने सुरक्षित रख लिया है। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने इन 6 विधायकों की अयोग्यता का फैसला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लिखकर दे दिया, और जबकि अभी थोड़ी देर पहले आप
सुन रहे थे बाइट सुक्खू की, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, वो कह रहे थे कि उनमें से एक ने गलती हो गई ऐसा कह रहे थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन चूंकि यह मामला ऑलरेडी अब विधानसभा अध्यक्ष के पास है तो वो फैसला लेंगे। सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला अब उन्होंने सुरक्षित रख लिया है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब भी हो यह फैसला सामने आएगा। इसके आगे क्या कुछ होता है, क्या ये 6 के 6 अयोग्य घोषित होते हैं या कुछ और होता है, यह देखा जाएगा। अगर अयोग्य घोषित होते हैं तो फिर कांग्रेस के जो कुल 40 विधायक हैं, 3 विधायक निर्दलीय हैं जिनका साथ पहले जिन्होंने समर्थन दे दिया था, इस प्रकार 43 विधायकों का 68 में से 43 विधायकों के साथ सरकार पर, सत्ता पर काबिज थी और आज है भी कांग्रेस पार्टी। लेकिन उनमें से अगर 6 निकल जाते हैं जो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस की संख्या यहां रह जाएगी 34, और इस 34 के बाद भी कांग्रेस सत्ता में काबिज रहेगी, क्योंकि इसके बाद 62 संख्या रहेगी कुल वहां विधानसभा की, और 62 के लिए बहुमत जो हासिल करने के लिए जो आपके पास संख्या चाहिए, संख्या बल चाहिए विधायकों का, वो 32 होता है। राहुल लाल जी, जल्दी से आपके पास आता हूं, चूंकि यह खबर है, उसके बाद हमारे 2 साथी, उन दोनों के पास भी आता हूं, 2 नहीं बल्कि 3 हमारे वरिष्ठ साथी, उनके पास भी आता हूं। राहुल लाल जी, जरा इसका जो संवैधानिक पक्ष है उसको जरा बताइए कि यहां फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन सुक्खू की सरकार क्या बच गई है या सुक्खू की सरकार पर तलवार अभी भी लटकी हुई है, क्या कुछ यहां से आगे है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज कल राज्यसभा के चुनाव के दरमियान हम लोग कह लें कि एक ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास किया गया, और उस ऑपरेशन लोटस को मैं कह दूं कि ऑपरेशन राहुल गांधी कह दीजिए, अगर कहता नहीं कि वो एक उनके तरफ से यह हथियार चला गया, और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हथियार से कांग्रेस ने बहुत ही मजबूती से जो है कि चुनौती दे दी। देखिए, आज पूरा दिन अगर जो था उसका सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था, आप देखिए सुबह से लगातार बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखिए, तमाम उनके समर्थकों को देखिए, सब लोग बिल्कुल आक्रामक थे, लेकिन उनकी आक्रामकता उसी समय घट गई। यही कारण है कि आपने अभी विक्रमादित्य जी के 2 बयान आपने दिखा है, एक बयान सुबह में वो काफी आक्रोश में थे, लेकिन शाम वाला बयान में स्थिति जो है कि वो फिर से जो है कि पुनर्मुस्को भवा वाली हो चुकी थी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है बजट का पारित हो जाना। यानी देखिए, सदन के भीतर काफी हो हल्ला हंगामे की स्थिति थी, और उस सदन को जो है कि एक तरह से ऑर्डर में लाने के लिए वहां के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने जो है कि 15 जो है कि विपक्षी सदस्यों को जो है निष्कासित कर दिया, और सदन में काफी हल्ला हंगामा की स्थिति बनी हुई थी। कुल 25 हैं, कुल 25 हैं बीजेपी के लोग। उसमें से सोचिए कि 15 अगर निष्कासित हो रहे थे, हालांकि वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो एक हंगामे की स्थिति बनी हुई थी। जब वो 15 निकल गए तो बाकी 10 को तो बजट के समय में उपस्थित रहना चाहिए था। राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि वो 10 लोग बजट प्रस्तुत करते समय उपस्थित नहीं रहे। उन लोगों ने वॉकआउट करने का निर्णय ले लिया कि हम लोग छोड़ के सदन छोड़ के जा रहे हैं। वो छोड़ के चले गए और आसानी से बजट पारित हो गया। यहां पे स्पष्ट रूप से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वो 10 यहां पे रहते तो उनके बीच जो फूट थी, वो फूट एकदम आमने सामने हम लोगों के सामने में दिख जाती। यानी बीजेपी टूटने वाली थी, और उस टूट के डर को वो सामने में ना आ जाए, पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, इस कारण से बीजेपी ने एक तरह से वॉकआउट करने का निर्णय ले लिया। तो अब देखिए, जब आपका बजट पारित हो चुका है, बजट पारित होने का मतलब है कि मनी बिल की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति यह रहती है कि मनी बिल और बहुमत का प्रस्ताव पारित होना, दोनों बिल्कुल एक स्थिति में होती है। यानी अगर बहुमत आप एक बार पारित कर लेते हैं तो सीधे सीधे आपकी सरकार 6 महीने के लिए सुरक्षित हो जाती है। यही कारण है कि जब यह बजट पारित होता है और जो सत्र का काल जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है, तो वैसे समय में बीजेपी के खेमे में बिल्कुल बेचैनी आ जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा सोच लें कि आखिर बीजेपी क्यों फंसी। एक तो टूटने का डर तो था ही कि वो टूट रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिल्कुल खुल के कहा कि बीजेपी के कई सारे विधायक, राजीव जी, उन्होंने खुल के कहा कि हमारे भी संपर्क में हैं। तो वो एक उनका संदेश खुला हुआ संदेश था, और बीजेपी की एक्टिविटी से दिख भी रही थी जी। तमाम लोग देखिए, अभी भी हम लोग जो दल बदल को देखे, जो पूरा उसका जो कानून है, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार आया, तब तो उसमें 1/3 का प्रोविजन था कि 1/3 आप लाके किसी के सदस्यों को तोड़ सकते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में 91 संविधान संशोधन के माध्यम से उसको बदल के 2/3 कर दिया। बहुत सारे विश्लेषण में उसको अभी भी लोग 1/3 गिनती कर रहे हैं, और 2/3 के माध्यम से आप उसको, वो अलग होंगे और उसका विलय कराना भी आवश्यक होता है। अब महाराष्ट्र के मामले में क्या था कि वहां तो उनके जो राहुल नावेकर हैं, वो अपने ढंग से, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष को समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, तो वहां पे बीजेपी गोलमोल ढंग से तमाम कदम अपने आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहां पे देखिए, कुलदीप सिंह पठानिया है, कार्य बिल्कुल तेजी से चल रहा है।
अब अगर बीजेपी को सोचिए कि अगर इसमें 40 सदस्य कांग्रेस के हैं, 3 सदस्य इसमें निर्दलीय हैं, तो अगर बीजेपी को कांग्रेस को तोड़ना है अगर, तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए उन्हें सदस्यों की जरूरत होगी 27। ये 4, 5, 6, 7, 8 इसमें उनकी कहानी नहीं चलनी है। तो क्या 27 सदस्य वो संख्या कभी से ला सकते हैं? नहीं ला सकते, उनके पास वो संख्या है ही नहीं। अब स्थिति यह है कि ये 6 सदस्यों के ऊपर अगर निर्योग्यता का मामला अगर चला लेते हैं, क्योंकि देखिए स्पीकर ने इसे सुरक्षित रखा है, तो अब स्पीकर उसमें क्या निर्णय लेते हैं वो हम लोगों को भविष्य में पता चलेगा। लेकिन हो सकता है माफी मांग लें, हो सकता है बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि यहां पे देखिए रास्ते खुले रखे गए। वो माफी मांगते हैं तो फिर उनके लिए निर्णय बदल सकता है, वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर उनकी सदस्यता चली भी जाएगी तो आपने क्लियर बताया कि 6 लोग अगर चले भी गए 34 के संख्या पर यह संख्या बचेगी। लेकिन बीजेपी की संख्या कहां बढ़ने जा रही है? वो 25 से 26 कहां होने जा रहे हैं? ठीक है, 3 निर्दलीय, अभी बीजेपी वाले कहते हैं कि 3 निर्दलीय हमारे हो जाएंगे, तो भैया आप 28 पे हो जाइएगा, फिर भी वो बहुमत की संख्या पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो संकट के बादल थे हिमाचल प्रदेश में, वो संकट के बादल खत्म हुए। बीजेपी जो काफी ज्यादा उछल कूद मचा रही थी, वो उछल कूद उनकी खत्म हो चुकी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक रिपोर्ट है राजीव जी, चाहे वो कांग्रेस की आंतरिक रिपोर्ट है, दोनों के आंतरिक रिपोर्ट में यह क्लियर था कि हिमाचल प्रदेश के 4 के 4 लोकसभा सीटों को कांग्रेस जीत रही है। ऐसे स्थिति में यहां पे कहीं न कहीं यहां पे प्रशासनिक मशीनरी को कैसे अपने हाथ में लाया जाए, आप सोच के देखिए। 6 विधायकों को ला रहे हैं आप, सीआईएसएफ, बीएसएफ, तमाम अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में वो आ रहे हैं। पंचकूला सीआरपीएफ, अब बताइए वो आता है पंचकूला, पंचकूला से शिमला, शिमला से पंचकूला। मतलब ये क्या नाटक बना के रखा हुआ है कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनको क्या राज्य सरकार की सुरक्षा पे भरोसा नहीं है? तो ये जो तमाम ये जो समस्या है, ये काफी गंभीर मामला है कि केंद्र सरकार अपने एजेंसियों का, अर्धसैनिक बलों का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं कि यहां पे एक टकराव की स्थिति बनाने का भी प्रयास था राजीव जी, कि आप सीआरपीएफ बनाम राज्य पुलिस के बीच में टकराहट की स्थिति हो जाए और एक अलग संवैधानिक टकराहट का मामला बने। लेकिन इस मामले को लेकर मैं कहूंगा कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काफी शानदार कदम उठाया और इस प्रकार के अनावश्यक टकराहट से बचते हुए सरकार को बचाने पे पूरा फोकस रहा। यह सरकार पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि एकदम सुरक्षित है इस समय, इसको अब कोई समस्या नहीं है। और यह सरकार अगर सुरक्षित है, मैं कह सकता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उन संवैधानिक शक्तियों के कारण सुरक्षित है, क्योंकि यहां पे निर्णय लेने का मुख्य अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है और विधानसभा अध्यक्ष यहां पे बीजेपी शासित राज्यों की तरह निर्णय नहीं ले रहे हैं, वो संवैधानिक ढंग से निर्णय ले रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि आज लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, बीजेपी के लोगों को, कि अरे हमारे 15 सदस्यों को कैसे निष्कासित कर दिया। मैं तमाम सुबह से डिबेट में था, सभी बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछ रहा था, जब लोकसभा में 146 सदस्य विपक्ष के आपने निकाल दिए थे, तब तो आपको बड़ी आप खुशी मना रहे थे, जबकि वो लोग तो वहां पर केवल प्ले कार्ड लेके जो कि प्रस्तुत हो रहे थे और आप हटा दे रहे थे नए संसद भवन में। लेकिन वहां पे अगर सदन के जो स्पीकर के ऊपर लोग अगर कागज फेंके, तो क्या उसको भी जो है कि विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार कर लेंगे? तो उनके तो जिम्मेवारी बनेगी कि वो अनुशासन में लाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें, क्योंकि बजट सत्र का एक महत्वपूर्ण सेशन भी था राजीव जी। बिल्कुल, यहां पर जो गच्चा खाने वाली बात है, यहां बीजेपी उसको उम्मीद नहीं होगी कि बजट सेशन में आज बजट जो है वो सुक्खू सरकार पास करवा लेगी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक पंथ दो काज। कल आप राज्यसभा का एक इलेक्शन जीत जाते हैं, एक सदस्य आपका जीत के आ जाता है, और वो भी कहें तो कहीं ना कहीं भाग्य जो था वो कांग्रेस के साथ कल नहीं था। लेकिन आज कांग्रेस की मेहनत भाग्य पे न जाते हुए, भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। राजीव जी, कांग्रेस ने अपने पूर्व की गलतियों से बहुत सुधार लिया है। सोचिए गोवा वगैरह की तमाम स्थितियां कैसे होती थी और यहाँ पे वहां पे केवल 2 विधायक पे बीजेपी सरकार बना लेती थी। तो अब कांग्रेस उस जमाने से इस जमाने तक में कांग्रेस ने अपने निर्णय लेने के मशीनरी में और क्राइसिस मैनेजमेंट में काफी जबरदस्त सुधार कर लिया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो 3 इंसिडेंट हैं, पहला झारखंड का, दूसरा हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी बीजेपी और वहां चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं मेयर का, और तीसरा ये, इन तीनों इंसिडेंट को देखें तो कहीं ना कहीं तीनों इंसिडेंट में आम आदमी पार्टी, उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा, इधर फिर कांग्रेस, उधर उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी, यानी ये सब जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, इनको अस्त व्यस्त करने की, कमजोर करने की जो साजिश रची गई, वहां पर बीजेपी मुंह की खाती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। यह जो एक रचना, व्यूह रचना, और उसमें खुद फंसती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। आने वाला समय बहुत कम समय है, आज 28 तारीख है, अब 15 दिन में चुनाव की घोषणा होनी है, उस लिहाज से देखा जाए, और आज
हिमाचल प्रदेश में यह कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है, कितनी मजबूती यह दे सकता है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को, और कितना यहां पर कमजोर दिखाई पड़ सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अभी तक जो करती थी उसमें वो पास होती थी, लेकिन अब उल्टा इस लिहाज से। याद होगा आपने 5-7 दिन पहले ऐसे ही विमर्श में काल चक्र उल्टा चल पड़ा है, ऐसा आपने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था और वो सही साबित हो रहा है। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी फंसती चली जा रही है अपने कदमों में, लेकिन इसके बावजूद गुण दोष के आधार पर थोड़ी सी कांग्रेस और उसके नेताओं की भूमिका की मीमांसा करना भी जरूरी है। ठीक है, आज का दिन कांग्रेस के खाते में गया, स्कोर सेटल हो गया, 1-1 से आपने बराबरी कर ली, लेकिन कल के दिन को कैसे भूला जा सकता है राजीव जी? 40 विधायक होते हुए अगर आप अपने सबसे बड़े वकील को राज्यसभा में नहीं भेज पाते हैं, जो हर वक्त जरूरत पर पार्टी के नेताओं, पार्टी की रीति नीतियों के लिए सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर लड़ता है, तो ये किसके खाते में जाएगा? इस नाकामयाबी के पीछे उस तस्वीर में कोने में काला कोट पहनकर बैठे हुए बंद गले का राजीव शुक्ला का जिक्र करना हम कैसे भूल सकते हैं? वे कल कहां थे? उनकी ट्विटर की टाइमलाइन आपने चेक की राजीव जी? हिमाचल प्रदेश को लेकर राजीव शुक्ला की कोई भूमिका कहीं कल दिखाई दी? वे प्रभारी महासचिव है वहां के। क्या कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि वो उस बीसीसीआई में बैठे हैं जहां अमित शाह के चिरंजीव सचिव हैं? क्या कोई ये नहीं पूछेगा कि आज तक दुनिया भर में ईडी सीबीआई जाती है, राजीव शुक्ला की देहरी तक कभी ईडी सीबीआई नहीं पहुंची? क्यों? उनकी कल की भूमिका क्या थी और आज वे जाकर बैठ गए तो आज उन्होंने कौन सी भूमिका अदा की? इन सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी को ढूंढना चाहिए। यह ठीक बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने लंदन में बैठकर और प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो फायर फाइटिंग की, आग बुझाने की कोशिश की और उसमें वे कामयाब रहे, लेकिन आग कल भड़की क्यों थी? उसके कौन कौन गुनहगार हैं? उन पर कब बात करेगी कांग्रेस पार्टी? जहां तक मेरी और आपकी सूचना है, आप सहमत होंगे उस बात से कि कांग्रेस पार्टी ने यह संदेश दे दिया है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की इकाई को और सभी नेताओं को कि अब यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए अयोग्यता का प्रश्न स्पीकर के पास है और उन्होंने सुरक्षित रखा है फैसला। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर इस मौके पर कड़े कदम नहीं उठाएगी तो ऐसे दृश्य उसे बार बार देखने पड़ेंगे। ठीक है, 6 महीने के लिए सरकार बच गई है, आप लोकसभा चुनाव करा लेंगे अपनी सरकार रहते हुए, 4 संसदीय सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह की उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता पर अंकुश नहीं लगाएगा, कुठाराघात नहीं करेगा, तो यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जाएगी। मैं एक क्षेपक कथा के रूप में एक दिलचस्प विषय जोड़ना चाहता हूं राजीव जी। हमारे आप सब लोग तो जानकार हैं, लेकिन दर्शकों के लिए मैं कुछ पूरक जानकारियां जोड़ने की कोशिश करता हूं। एक अजीब सा संयोग है कि देश की आजादी के बाद जितने राजे रजवाड़े थे, उन्होंने काफी समय तक कांग्रेस में रहते हुए सत्ता का भोग किया। एक समय आया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मीनू मसानी, एनजी रंगा, इन लोगों ने एक पार्टी बनाई 50 के दशक में, स्वतंत्र पार्टी। उसी दौर में उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के राजे रजवाड़े उस स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। 62 के चुनाव में उसने 18 लोकसभा की सीटें जीती। 67 के चुनाव में 40 या 44 संसदीय क्षेत्रों में उसने विजय प्राप्त की। लेकिन संयोग ये देखिए, बाद के दौर में भी सारे राजे रजवाड़े कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि जब वो केंद्रीय सत्ता में रहती है तो ये सारे राजे रजवाड़े सत्ता का उपभोग करते हैं, और जब जब कांग्रेस का कठिन समय आता है तो ये सब लोग कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं। ये क्षेपक कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का भी राजघराना वीरभद्र सिंह का उसी राह पर चल पड़ा है जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जयपुर का राजघराना, सिंधिया राजघराना, और आप पूरी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए, अपवाद स्वरूप दिग्विजय सिंह जैसे राजे हैं जिन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। और मेरा यह विश्वास है कि शायद दिग्विजय सिंह जीवन में कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। आज के, कल के और आज के परिदृश्य में जिसकी भूमिका पर सबसे ज्यादा संदेह किया जा रहा है वो उसी राजघराने के प्रतिनिधि हैं, वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, उनके सुपुत्र मंत्री हैं
वे राम मंदिर का न्योता मिलने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वो वीडियो राजीव जी मैं चाहूंगा अगर हमारी टीम दिखा सके तो एक बार जरूर दिखाए। पहला शब्द वे बोल रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया। जिसके पिता को कांग्रेस पार्टी ने 6 बार मुख्यमंत्री बनाया हो, जिसकी मां को सांसद बनाया हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, खुद उसको दूसरी बार में मंत्री बना दिया गया हो, वो अपने आभार प्रदर्शन में उस संस्था का नाम ले रहा है जिसके खिलाफ उनकी पार्टी का शिखर पुरुष राहुल गांधी सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि ये इस तरह के लोग जो जिंदगी भर कांग्रेस से सत्ता का लाभ लेते रहे, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को थैंक यू वेरी मच कह रहे हैं। और अगर कांग्रेस ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाएगी तो राहुल जाल जी, आज हम जरूर इस कामयाबी का जश्न आप कांग्रेस पार्टी मना सकती है कि सरकार बचा ली है, लेकिन कल ये फिर दूसरे पाले में नहीं चले जाएंगे, इसकी कौन गारंटी ले सकता है। कोई संगठन महासचिव ये सवाल नहीं पूछेगा कि प्रभारी महासचिव इतने चुनौतीपूर्ण राज्यसभा चुनाव में उस राज्य की राजधानी में क्यों नहीं थे। राजीव शुक्ला कल कहां थे, उनके 24 घंटे के टाइम टेबल का पता नहीं लगाएगी कांग्रेस पार्टी। और अगर नहीं लगाएगी तो ऐसे सीन उसको चुनाव के बाद भी भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह को ऑपरेशन लोटस की बजाय ऑपरेशन रिवर्स लोटस आज भुगतना पड़ा है, और इसके लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और उसकी ये दृढ़ता, जिसकी जरूरत है कांग्रेस को, इस ताकत की कि आपकी पार्टी के व्यक्ति भी, लोग भी सरकार खोने के जोखिम पर भी कांग्रेस को एक न एक दिन किसी एक जगह कौवा मारकर गांव के चौराहे पर टांगना पड़ेगा एक बार, तभी पार्टी के नेतृत्व से पार्टी के लोग डरेंगे, जिसकी आज जरूरत है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 2 बातें और जोड़ना चाहूंगा जो आप कह रहे थे। एक बात, ये कैसे भूल गए जो विक्रमादित्य और उनकी माता जी, ये कैसे भूल गए कि उनकी विक्रमादित्य की बहन की शादी थी और सीबीआई दरवाजे पे था। आप याद कीजिए, और भेजा किसने, सरकार किसकी थी, ये बात कैसे भूल रहे हैं ये। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात उसी में कि ये जो 6 लोग हैं, ये कहे जा रहे हैं, माने जा रहे हैं कि इनके ही लोग हैं, इस खेमे के ही हैं, जो खेमेबाजी जो है, यानी कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के खेमे के हैं ये 6 लोग जो बागी हो गए। तो ये सब भी समझने की जरूरत है। लेकिन जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि जितने भी राजा महाराजा थे, सबने धीरे धीरे बीजेपी का दामन थाम लिया, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, एक फेर लंबी है और आपने उसका जिक्र कर ही दिया, बता ही दिया है। तो ये सब आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, और यहां से अब एक दूसरा पहलू जो दिखाई दे रहा है वो है इंडिया गठबंधन का, और इंडिया गठबंधन को बार बार उस पर अटैक हो रहा है। आप देखिए बहुत केयरफुली, अगर हम लोग वॉच कर रहे हैं और हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी बहुत नजदीक से इन चीजों पे, इन पहलुओं पर नजर गड़ाए होंगे, देख रहे होंगे कि जब से इंडिया गठबंधन फॉर्म हुआ है तब से बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की परेशानी जबरदस्त है। वो परेशान है, उनको पता है कि यहां 60 और 40 का मामला है या 63 और 37 का मामला है, और थोड़ा भी इधर उधर हुआ, 63-37 छोड़ दीजिए, अगर 49 और 51 का मामला हुआ तो सरकार गई। और पूरा का पूरा फोकस इंडिया गठबंधन का भी नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में है, क्योंकि साउथ में तो कांग्रेस ने डंका बजा रखा है और बाकी जो बचा हुआ है वो स्टालिन ने बजा रखा है, तो यहां और कुछ नहीं होना। लेकिन यानी डीएमके, स्टालिन, तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, लेकिन इधर का जो पार्ट है यहां पे, और यहां से ये एक ऑपरेशन फेल, दूसरा ऑपरेशन फेल, ऑपरेशन झारखंड फेल, ऑपरेशन चंडीगढ़ फेल, ऑपरेशन हिमाचल फेल। जब ऐसे ऐसे कमल का जो ऑपरेशन है वो फेल हो रहा है तो यहां और परेशानी तो होगी। और अखिलेश यादव को कल उनके विधायकों को तोड़ने के बाद भी आज अखिलेश यादव बड़े दमखम के साथ, जबकि उनको सीबीआई का नोटिस आज थमा दिया गया है, उसके बाद भी दमखम के साथ आज बसपा के एक पूर्व विधायक को वो अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे थे। लेकिन इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बयान दिया है, उसको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं प्रशांत जी। बहुत सारी बातें और आपके जरिए जरा इंडिया गठबंधन इन साजिशों को कैसे नाकाम कर रहा है ये आपके जरिए समझेंगे। सुक्खू को सुनते हैं। पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि खराब क्या है।
आप जानते हैं खराब क्या था? खराब क्या है? मीटिंग में क्या कुछ डिस्कशन हुई या ऑब्जर्वर्स आए हुए थे? नहीं, वो डिस्कशन इससे रिलेटेड है, हमारे जो चुनाव है उससे रिलेटेड डिस्कशन है, और कोई डिस्कशन नहीं है। आपकी सरकार सुरक्षित है? आप हमारी सरकार सुरक्षित है, हमने क्या नीति बनानी है उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। छह जो विधायक हैं क्या वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, ये तो आपको वहाँ का फील्ड बता सकते। देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट है बाइट, जो अभी मीटिंग चल रही थी ना, उस मीटिंग के बाद निकले हैं जो चार, अभी जो हम फोटो दिखा रहे थे उसके बाद ये बाहर आए हैं और मीडिया को जवाब दे रहे हैं, और यहां भी कह रहे हैं हमारी सरकार सुरक्षित है। और जो राहुल लाल जी कह रहे थे कि अब 6 महीने तक सुरक्षित, बिल्कुल 6 महीने में आप जो करना है, पता नहीं उधर के लोग टूट के इधर आ जाएं तो अलग बात है, लेकिन यहां से टूट के उधर जाने वाले ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और 6 जो हैं उसमें से भी एक तो टूट गया, अब बचे हैं 5 विधायक, उनका क्या होगा वो भी देखते हैं। प्रशांत टंडन जी, यहां से इंडिया गठबंधन और कितनी चुनौती, और कैसे इंडिया गठबंधन ऐसे तमाम साजिशों का पर्दाफाश कर रहा है, नाकाम कर रहा है। राजीव जी, 15 दिन भी शायद नहीं बचे हैं चुनाव घोषित होने में, और 15 दिन के ठीक पहले इतना बड़ा झटका बीजेपी को लगा है नॉर्थ इंडिया में, ये मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, और उससे लग रहा है कि कितनी हताशा है। तो ये तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा, उनके जो पॉलिटिकल मूव है उसको महंगा पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मैं और चीज़ों पे और कानूनी पहलू पे, खासकर जो बात राकेश जी कह रहे थे, मुझे अभी तक नहीं, मैं हैरत में हूँ कि राजीव शुक्ला वहाँ क्या कर रहे हैं। वो तो प्रभारी हैं राज्य के, अपनी ही जांच कर रहे हैं, जांच कमेटी में गए हुए हो तो वो अपनी जांच कर रहे हैं, वो कल कहाँ थे। और अक्सर ऐसा होता है राजीव जी, हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि मजदूर सड़कों पे आए, बोनस की डिमांड करने पर लाठीचार्ज हो गया, फिर डिमांड होती कि जिस पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया उस पुलिस वाले को सस्पेंड करो। तो जो मूल वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा क्यों नहीं हो पाया, सुक्खू साहब के और राजीव शुक्ला के वहां रहते हुए, असली मुद्दा यही है। अगर इसको कांग्रेस ने इग्नोर किया तो समस्या कांग्रेस में वहां रहेगी। अच्छा, अब जो विक्रमादित्य जी हैं वो कह रहे हैं कि उनको उनके पिताजी की मूर्ति नहीं दिखाई दी। भाई, 1.5 साल से आप मंत्री हैं, आज सुबह आपको आपकी निगाह गई कि मूर्ति नहीं उनकी, कमाल है। तो संकट के समय जब पार्टी एक जूझ रही है और उस वक्त आपने जो है इस तरीके के तेवर दिखाए, और फिर जैसा कि रजवाड़े करते हैं। जी जी जी, एक बात और जोड़ दूं, 4 महीने हिमाचल प्रदेश आपदा से ग्रसित रहा, वो भी बाढ़ जैसी आपदा, उसके बाद आपको अपने पिताजी की मूर्ति दिखाई दे रही है, आप मंत्री हैं। आपकी बातों को जोड़ रहा हूं, मतलब ये तो बेशर्मी की हद है। हम आप भी ऐसी डिमांड नहीं कर सकते अगर उस पद पे रहें तो। हमको अपने प्रजा को देखना है कि अपने पिता की मूर्ति देखनी है, और आप सुबह सुबह ये कह रहे हैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पिता की मूर्ति नहीं लगी। 4 महीने तक, और जो बेघर हैं उनको आप घरों में बसाइए, पैसे नहीं है आपके पास में। आप बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार यहां दोहरी नीति अपना रहा है, पैसे नहीं है, और आप अपने पिता की मूर्ति खोज रहे हैं। जी प्रशांत जी, साजिश के दूसरे भी आयाम है राजीव जी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सीमेंट पर टैक्स बढ़ाया है, 8-9 रुपए प्रति बैग, और उससे कुछ सीमेंट के कारखानों को नुकसान हो रहा है। सीमेंट के कारखाने वहाँ किसके हैं हम सब जानते हैं, उनके मोदी साहब से क्या रिश्ते हैं वो भी हम जानते हैं। अब जो बात है कि जी कानून की, देखिए जो ये 6 रिबेल एमएलए हैं, देखिए इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा में अपनी पार्टी के विप के खिलाफ वोट देने पर नहीं लगता, क्योंकि वो इलेक्शन सदन के बाहर होता है और उसको इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, उसमें पार्टी विप लगे, इसके बारे में विवाद है। पार्टी विप कहाँ लगेगा? अगर उन्होंने बजट के समय वो एब्सेंट थे तो उनके ऊपर पार्टी विप लागू होगा, और अगर वो बजट के समय एब्सेंट थे, उन्होंने वोट नहीं दिया है,
और पार्टी विप था, तो उनके ऊपर अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में जजमेंट है, वो स्पीकर को एम्पावर करता है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र के जजमेंट के अधीन स्पीकर को बहुत ज्यादा पावर्स हैं उनको इन 6 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के, अगर वो बजट में भी गायब रहे थे। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं कि वो बजट में रहे थे कि नहीं रहे थे। दूसरा ये कि जो राहुल गांधी लंदन में है, राजीव जी, राहुल गांधी लंदन में रहकर भारत के लोकतंत्र पे कुछ बोलेंगे तो वो आप राहुल गांधी के लंदन में रहते हुए भारत के लोकतंत्र के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी क्या कर रही है, उनके पार्टी अध्यक्ष के गृह राज्य में क्या कर रही है, जेपी नड्डा के, तो हिमाचल से ही आते हैं बेचारे। तो आप लोकतंत्र का डुगडुगी पूरी दुनिया में पीटेंगे और यहाँ रोज लोकतंत्र की हत्या करेंगे और आपको कहा जाएगा कि नहीं नहीं आप वो राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। अभी जर्मनी में रहने वाले एक लड़के ने, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया है, पूरी दुनिया में घूम रहा है वो। तो मूल बात यह है कि इलेक्शन के 15 दिन पहले और उसके पहले झारखंड आपने कहा, ये बीजेपी के लिए जो हो रहा है वो बड़ा अपशकुन है। और इस बीच एक जो अखिलेश यादव को भी सीख मिली इन चुनावों में कि किन लोगों को टिकट देना है, किनको साथ नहीं रखना है। सुबह भी आपके साथ चर्चा में कह रहा था कि वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो नारा दे रहे पीडीए का, तो पीडीए के लोगों को विधायक क्यों नहीं बनाते आप? कौन लोग गए हैं, उनके सरनेम क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, इतनी बड़ी पार्टी, आपको एक जिला स्तर के अपराधी लोगों को साथ में रखने की क्या मजबूरी है? और उन्होंने यही किया जो हुआ। तो 2024 के इलेक्शन से पहले हुआ है हिमाचल से, ये उनके लिए अच्छा नहीं हुआ है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले जो स्थिति यहां निर्मित हुई है, इसमें इंडिया गठबंधन की बात हम कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों में लगातार अलग अलग ढंग से बीजेपी यहां मुंह की खाती हुई दिखाई दे रही है। भले जो भी बातें अभी मीडिया के एक धड़े में जो मित्र मीडिया है वो कर रहा हो, लेकिन यहां जो सच्चाई दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि यहां भी एक ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश जो फेल साबित, और ये नाकामी धीरे धीरे जो है वो बीजेपी के दामन पर एक अलग अलग ढंग से वो दाग लगाते हुए जा रही है। यहां से अब चुनाव में इंडिया गठबंधन, क्योंकि एक तरफ देखिए आम आदमी पार्टी ने अपने 4 जो प्रत्याशी हैं उसकी कल घोषणा कर दी, इधर अखिलेश यादव को आप देख ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने अभी एक अखिलेश यादव, दूसरा आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले दिनों अपने कैंडिडेट्स की घोषणा, मतलब सीटों के बंटवारे की घोषणा की थी, उसके बाद से उनके बल्ले बल्ले उनकी चर्चा ज्यादा हो रही थी, ये कह सकते हैं। लेकिन उसको डेंट लगाने की उसकी कोशिश, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश जो हो रही थी, वहां से एक दिन का ये जो है, कल शायद आप ही बता रहे थे कि 1-2 दिन की ये खबर है, इसके बाद फिर से इंडिया गठबंधन की चर्चा होगी। क्या उसी दिशा में बढ़ता हुआ, क्योंकि आज सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। सुबह विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो इस्तीफा देते हैं, शाम को कहते हैं कि सब कुछ जो है आला कमान के ऊपर है, अगर इस्तीफा देना है आपको तो आप दे के चले जाते, लेकिन आप आला कमान के ऊपर छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका मन भी अब बदल गया और जरूरत भी है, बदलना भी चाहिए। उस लिहाज से कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले एक जबरदस्त झटका है और इंडिया गठबंधन की मजबूती जो है वो और हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो असली परेशानी है वो परेशानी यही है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूत हुआ है और उसने सीट शेयरिंग अपनी कर ली है। राजीव जी, जो सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही थी वो 3 लोगों के साथ समस्या की बात चल रही थी कि अखिलेश यादव के साथ समस्या है, ममता बनर्जी के साथ समस्या है और केजरीवाल के साथ समस्या है, इन साथ सीट शेयरिंग को लेकर के समस्या है। तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ तो सीटों के तालमेल की घोषणा हो चुकी,
सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला, वो घोषणा हो चुकी सब जगह। ममता बनर्जी बची है, उनके साथ भी बात जो फाइनल स्टेज पे बताई जा रही है और ये बताया जाता है कि वो भी घोषणा एक आध दिन में हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि इंडिया गठबंधन ने तो अपनी सीट शेयरिंग का फैसला कर लिया, उसकी घोषणा भी होना शुरू हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उनके बीच में अभी तक कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकला है, उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। तो किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, तो उसको किस तरीके से रोका जाए, तो रोकने के अब तरीके क्या बचे हैं। जनता के द्वारा अगर नहीं रुक रहा है तो इस तरीके की हरकतें करके रोकने की कोशिश की जाए। मैंने जैसे कल कहा था राजीव जी, आपने भी उसका जिक्र किया कि भाई एक इवेंट था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट बनाया, और आज देखिए वो इवेंट किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गले में पड़ गया। यानी सुबह जो जयराम ठाकुर हैं, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता विरोधी दल है, वो सुबह इतनी ठंड में जाकर के गवर्नर से मिलते हैं और फिर बाहर आकर के कहते हैं कि हमने कहा है कि बजट पे जो है आप मतदान कराइए। अरे भाई, बजट पे मतदान स्पीकर कराएगा, ये गवर्नर कराएगा? मतलब पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको इतना का संविधान की जानकारी नहीं है कि मतदान जो है वो गवर्नर नहीं स्पीकर कराएगा, और गवर्नर स्पीकर को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप इसे मतदान कराइए कि नहीं कराइए। तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन स्पीकर का है। तो आप वहां जाकर के गवर्नर से सुबह इतनी ठंड में मिलते हैं, और बुजुर्ग आदमी बेचारे, वो गवर्नर जो है वो तो अच्छी बात है कि उनका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ था, तो ठीक ठाक थे, वरना झारखंड जैसे गवर्नर होते तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है मिलने के लिए, तो उनका स्वास्थ्य ठीक था तो आपसे मिल लिया करके, और आप बाहर आकर के कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के पास चूंकि अब समर्थन नहीं है, उसने विश्वास खो दिया है, तो अब जो है वो नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। मतलब ये था कि इस्तीफा देकर के सुखू चले जाए और बजट पास वो नहीं हो पाएगा, दावा तो ये किया जा रहा था। लेकिन दोपहर होते होते राजीव जी फिर बातें ये होने लगी कि भाई ठीक है, अब इन्होंने अगर सरकार अपनी बचा ली है तो ज्यादा समय नहीं चल पाएगी। अरे भाई, ये तो आपने 1 साल से कह रहे कि सरकार नहीं चल पाएगी, आज आपने कौन सी नई बात कह दी। तो जिस तरीके से बदले राजीव जी कुल मिलाकर के, और कल इन्होंने जिस तरीके से कर लिया था राज्यसभा के चुनाव में, सोचा ही गया था कि शायद ये जो काम जो है ये कर जाएगा और सरकार गिरा करके यहाँ नई सरकार भारतीय जनता पार्टी बना लेगी। और मित्र मीडिया जिस तरीके से सुबह ही शुरू हो गया था कि अब तो गई सरकार, अब तो गई सरकार, अब तो जो है बारी जो है वो सरकार जाने की है, इस तरीके की जो खबरें चलना शुरू हुई, तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिशें शुरू हुई। वो नैरेटिव जो था वो शाम को आते आते राजीव जी ध्वस्त हुआ, और उस नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी उल्टी जो थी वो फंसती हुई नजर आई। तो जो आप कोशिश कर रहे थे इंडिया गठबंधन को झटका देने की, वो झटका देने की बजाय वो झटके आपको लग गए। अब बारी राजीव जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी में टूटन सामने आ रही है, और एनडीए जो है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसके अंदर टूटन की खबरें आ रही है। अब खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार को भी जो है वो 3 मार्च की जो रैली होने जा रही है पटना में, उसके लिए न्योता भेज दिया गया कि आप भी आइए। तो अगर नीतीश कुमार चले गए उस रैली में तो नीतीश कुमार फिर पलटी मार जाएंगे। तो मतलब आप बिहार में अभी उनसे निपट नहीं पा रहे, पलटी मारने की खबरें वहां से भी आना शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, अपने सहयोगियों को आप संभाल के रख लीजिए। भाई, कांग्रेस के सहयोगी या दूसरे विपक्षी दल के जो है उनके आप बाद में आप काम कर लीजिएगा। आपने जो 38 का आपने कुनवा जोड़ा है भानुमति का, पहले आप उसको तो एकजुट कीजिए, उसमें आप सीटों का बंटवारा कर लीजिए, किसको कहां लड़ना है। राजभर जी कह रहे हैं कि मैं तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने दूंगा जब तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता। तो यानी कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा उत्तर प्रदेश में और राजभर जी मंत्री नहीं बनेंगे तो वो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। वो बिहार में भी 3 सीटें मांग रहे हैं लोकसभा की। तो भारतीय जनता पार्टी पहले राजभर जी से निपटेगी, अखिलेश यादव से निपटने में जुट गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजीव जी कुल मिलाकर के संकट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फेल हुई है। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस को हिमाचल में ध्यान देना चाहिए था, और जब राजीव शुक्ला की राजीव जी बात हो रही है, हमारे सभी वरिष्ठ पैनल साथियों ने राजीव शुक्ला की बात की, तो यहाँ इतिहास की थोड़ी तरह का ध्यान दे दिया जाए तो ये राजीव शुक्ला है कौन, आते कहां से। ये राजीव शुक्ला पहली बार जब राज्यसभा पहुंचे थे तो निर्दलीय प्रत्याशी थे और लोकतांत्रिक कांग्रेस के समर्थन से पहुंचे थे। वो लोकतांत्रिक कांग्रेस जिसको नरेश अग्रवाल ने कांग्रेस को तोड़ करके बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी का उसको समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल थे, उनके साथ पहुंचे थे। अब ये कांग्रेस का अपना मसला है कि वो किसको क्या बनाती है, किसको क्या नहीं बनाती है, लेकिन स्क्रीनिंग अब सबकी होनी चाहिए। राहुल गांधी जब स्क्रीनिंग की बात करते हैं, कहते हैं जिसको साथ रहना चाहे और आरएसएस से निपटना है, ये सब जब बातें होती हैं तो फिर स्क्रीनिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, स्क्रीनिंग अच्छी तरह से होना चाहिए। और क्या अब उन चीज़ों से बाहर निकल के आगे की जो है रणनीतियों पे चर्चा जरूरी है, और यहां से कैसे इंडिया गठबंधन जो है उसे कमजोर करने की कोशिश में खुद बीजेपी कमजोर हो रही है। इंडिया गठबंधन यहां मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस अंदर खाने इस मजबूती में एक अहम कड़ी के रूप में दिखाई दे रही है। जरा आना चाहता हूं फिर से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कैसे इसको देखा जाए। जो हो रहा है इससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, शायद कांग्रेस सबक ले भी रही है, इसीलिए तो आज सुक्खू की सरकार जो है वो बच गई है, वरना पूरी सेंधमारी की
कोशिश थी, लेकिन जैसे ये अलर्ट थे और उस अलर्टनेस के कारण आज शाम को अभी भी सुक्खू के बयान को आपने सुन लिया कि हमारी सरकार सुरक्षित है और बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ से एक हिमाचल प्रदेश की सरकार तक ही इस बात को, इस चर्चा को हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश तो एक एग्जाम्पल के रूप में जिसे सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। लेकिन वहां भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य, 4 लोकसभा की सीटें और चारों लोकसभा की सीटें बीजेपी यहां हारती हुई दिखाई दे रही है इंटरनल सर्वे में, और इसलिए चाहती है बीजेपी की किसी भी ढंग से यहां, लेकिन इसका प्रभाव यहां चंडीगढ़ तक पड़ता है, पंजाब तक पड़ता है और पहाड़ी एरिया में पड़ता है। इसका प्रभाव थोड़ा बहुत उत्तराखंड पे भी पड़ता है। उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है और इनके हाथ में नहीं है, वो कांग्रेस के हाथ में है। लेकिन यहां से प्रोफेसर रविकांत जी, इंडिया गठबंधन, उसकी मजबूती और वो कैसे यहां चुनौती पेश करता हुआ दिखाई देता है, इसकी चर्चा जरूरी है। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए, पिछले अगर 2 महीने को आप देखें तो इंडिया अलायंस में टूट हो रही है, इंडिया अलायंस बिखर गया है, इसको लेकर के गोदी मीडिया में भर भर के प्रोग्राम किए गए। लेकिन जिस तरह से पिछले 15 दिन में डेवलपमेंट हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां पे सबसे ज्यादा निगाहें पूरे देश की लगी हुई थी, सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो वहां पे इंडिया अलायंस मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अभी उसमें मायावती की उम्मीद है कि वो आचार संहिता के बाद आएंगी, मैं तो अभी भी यही मान के चलता हूं। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में ये गठबंधन सामने आ गया है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार को आपने तोड़ लिया हो, लेकिन वहां तेजस्वी यादव जिस तरह से जनविश्वास यात्राएं निकाल रहे हैं और जो विशाल जन समूह आ रहा है, वो इस बात को दिखा रहा है कि बीजेपी की अब कोई चाल वहां कामयाब नहीं होगी और वहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। पिछली बार तो आपने 40 में से 39 लोकसभा की सीटें जीते थी, लेकिन इस बार ये जो जन यात्रा है, जन विश्वास यात्रा है, वो भारतीय जनता पार्टी को रसातल में ले जाने के लिए बेताब दिख रही है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में अभी तो हम लोग घूम के ही आए हैं, वहां पे जो बीजेपी को सफलता मिली थी पिछली बार, उसकी आधी सीटें आने की उम्मीद नहीं है। बंगाल में हालात बहुत बुरे हैं। भले ही अभी ममता बनर्जी ने यह कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वहां भी और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी, वो गठबंधन आपको मजबूत होते हुए दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी, जिसको यह माना जाता था कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन वो गुजरात में, गोवा में, दिल्ली में, यहां पे उसने अपना सीट शेयरिंग कर ली है। तो जिस गठबंधन को लेकर के पूरे मीडिया में ये चर्चा की गई थी कि अब उसमें कोई एकता नहीं है, वो सब टूट गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वो गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। भले ही अजीत पवार को तोड़ लिया गया, एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया गया, लेकिन वहां महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र के जिन लोगों से मेरी बात हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इसीलिए है कि जैसे जैसे विपक्ष एकजुट होगा, वैसे ही जनता के साथ जो आपने जुल्म किए हैं 10 साल में, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आपने लाठियां भांजी हैं। किसानों को आपने एमएसपी नहीं दिया है, लेकिन आपने कांटे लगा दिए हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, और वो सारे जुल्मों सितम जो आप कर सकते थे वो आपने किए। इधर गरीबों को आप कह रहे हैं कि जैसे हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन उनकी बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, उनकी नौकरियों का क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा, ये आपके पास जवाब नहीं है। तो अब इसीलिए नरेंद्र मोदी कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कभी समुद्र के नीचे जाकर के बैठ करके प्राणायाम कर रहे हैं। अब ये देश इसको देखने के लिए और सहने के लिए, बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आपके अगर प्राणायाम करने से, समुद्र के और नीचे जाने से लोगों को रोजगार मिले, तो आप और करिए, तो लोग उसको भी पसंद करेंगे। लेकिन आप तो ऐसे लग रहा है कि उतने रसातल तक आपने देश को पहुंचा दिया है। यहां एक अंकित पाल नाम का लड़का केवल पुलिस की भर्ती रद्द होने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। इलाहाबाद में कितने प्रतियोगी छात्रों ने आत्महत्या कर ली केवल इसलिए कि अखिलेश यादव नहीं आए थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई। तो आप जिस युवा देश पर नाज करते थे,
उन युवाओं को आपने क्या दिया? पकौड़ा रोजगार दिया। एक बार तो बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि साहब भीख मांगना भी रोजगार है। तो आप अगर इस देश को भीख मांगने की लाइन में लगा देना चाहते हैं तब तो फिर अच्छा है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता। लेकिन 70-75 साल में इस देश में डेमोक्रेसी, इस देश में संविधान को लेकर के चेतना, सामाजिक न्याय को लेकर के जो लोगों के भीतर जो भावना पैदा हुई है, वो अब राहुल गांधी के साथ खड़ी है, वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ी है। और इसलिए वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी को लोग आईना दिखाएंगे और उनको वापस उसी अडानी के फ्लाइट से अहमदाबाद भेज देंगे। ये आने वाला वक्त हम सब देखेंगे। में बहुत कुछ हम देखने वाले हैं, क्योंकि चुनाव अब सिर पे है, अब बिल्कुल सामने है, और उसी चुनाव के दौरान और उसके बाद रिजल्ट के दौरान भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास जरा जल्दी से आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं यहाँ से इंडिया गठबंधन? आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश भी एक लिहाज से, क्योंकि 29 सीटें हैं, उस हिसाब से भी देखा जाए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है वहाँ फाइट में। समाजवादी पार्टी को एक सीट दी गई है, खजुराहो की सीट, ये भी घोषित तौर पे सामने है ही। और ओवरऑल इस बीच बीजेपी अभी और भी बहुत कुछ करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसको भी किसी भी ढंग से तीसरा टर्म चाहिए मोदी जी को। यहाँ से आप मजबूती की हम बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की मजबूती की चर्चा कर रहे हैं, और आज ये एक ऑपरेशन लोटस जो हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है, उसके बाद से और भी ज़्यादा ज़रूरत है इस विषय में चर्चा करने की। कैसे आप देखते हैं? और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जो नॉर्थ बेल्ट है, धीरे धीरे वहाँ से सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ की तरफ आते हैं, तो क्योंकि हिंदी पट्टी मेन है। बताता हूं, फिर आपको उत्तर दूंगा। जिस वक्त हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं, मुख्य धारा के मीडिया, देश के सबसे बड़े चैनल पर खबर का थंबनेल ये है कि कांग्रेस टूटेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। माने कमाल है, जो 6 महीने तक अभी कुछ होना नहीं है जिस हिमाचल प्रदेश की सरकार का, उसके लिए हेडलाइन उनकी ये है। इस वक्त चल रही है डिबेट सबसे तेज चैनल पर, कांग्रेस टूटेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये भूमिका अदा कर रहा है मीडिया। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं सीधे, कांग्रेस और बीजेपी, सीधा मुकाबला है। 2019 कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा था, सिर्फ 1 सीट जीती थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी वही हाल था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन बनने से जो वोटों का बंटवारा होता था, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम से कम मध्य प्रदेश में जो सामाजिक समीकरण है, जो पीडीए वाला मामला चल रहा है, वो सब इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। यहां से जो संदेश जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से संदेश गया राहुल और अखिलेश की यात्रा का, तेजस्वी और कांग्रेस की जो जुगलबंदी है उसका, ये पूरे उत्तर भारत में बीजेपी के रास्ते को और कठिन बनाने का काम करेगा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए, तो ये इंडिया गठबंधन हो या और कोई गठबंधन बन जाए, कांग्रेस को पहले अपना किला मजबूत करना पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए आज जयराम रमेश की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने ये संकेत दिया है, ये संदेश दिया है कि इस बार कड़े कदम उठाए जाएंगे। हो सकता है वो कड़ा कदम इन्हीं विधायकों में से कुछ लोगों की अयोग्यता का हो, कुछ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का हो, लेकिन कांग्रेस को ये कदम अब उठाने ही पड़ेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव चंद दिन बाकी बचा है, उसमें ऐसा करके कम से कम कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। जो घटना कल हुई, कल जिस तरह कांग्रेस का प्रत्याशी हारा राज्यसभा के चुनाव में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। उनको लगता है जब 40 विधायक होकर खुद की सरकार में हम अपना राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं जिता सकते, हम विधायकों को राज्य से बाहर जाने से नहीं रोक सकते, जैसा कि राहुल जी ने कहा था कि सीआरपीएफ भी अब शामिल हो गई इन सब चीजों में, तो ये बीजेपी के घटक दल जो मैं अक्सर गिनाता हूं, सीबीआई, आईटी, उसमें आज के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जोड़ लेना चाहिए। इसके बावजूद इस नाकामयाबी का उत्तर तो तलाशना पड़ेगा कि आपकी अपनी सरकार होते हुए 6 विधायक या 9 विधायक आपकी राजधानी से बाहर कैसे चले गए। कोई बैरियर, कोई टोल प्लाजा, कोई लोकल इंटेलिजेंस आपको ये नहीं बता सका कि आपके विधायक जा रहे हैं।
तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं तलाशेगा, ये गठबंधन की एकता उसके बहुत काम आने वाली नहीं है। पहले उसे अपना किला मजबूत करना पड़ेगा। जी राजीव जी, अपना किला उसे मजबूत करना पड़ेगा। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास भी आना चाहता हूं। प्रशांत जी, गठबंधन के किले को मजबूत करने की जब बात होती है तो कितना मजबूत ये किला दिखाई देता है आपको? देखिए, गठबंधन तो हो चुका है और 350 सीटों पे 1-on-1 होगा, ये तो तय बात है। बंगाल का मसला बचा है, वो हो जाएगा थोड़े दिन में। देखिए, हिमाचल से 4 सीटें आती हैं राजीव जी, और अगर वहाँ थोड़ी बहुत भी उम्मीद कोई बची थी तो इस ऑपरेशन लोटस के विफल होने के बाद वो कामयाब नहीं हो पाएगी। तो मुश्किल तो वहाँ से एक एक सीट इम्पोर्टेंट है मोदी साहब के लिए। याद कीजिए कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने फोन किए थे कुछ रेबल कैंडिडेट को, और उसने भी इनकी बात नहीं मानी थी। तो अब आपने चुनी हुई सरकार को वहां पे गिराने का काम अगर कोशिश किया है तो इसका रिफ्लेक्शन 1.5 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें सामने आ जाएगा। कांग्रेस को क्या करना है? कांग्रेस को सिर्फ इतना करना है कि लोकसभा के चुनाव में इंटरनल सैबोटाज ना हो, ये ध्यान रखना है। ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, और लोकसभा के चुनाव में बाकी जगह भी इंटरनल सैबोटाज ना हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज देखिए, अब बीजेपी के लिए तो इस वक्त मोदी साहब के लिए तो ये है कि जैसे मान लीजिए हिमाचल का कि खाने की प्लेट रखी है लेकिन डोंगा हटा लिया गया सामने से, तो अब वो आखिरी दांव था इनका। अब बाकी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट से आना है वो आना है। लोग सड़कों पर हैं, चुनाव के मुद्दे। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर रही है, वो तलाश कर रहे हैं अभी भी। कर्नाटक में अगर कोई मुस्लिम राज्यसभा का एमपी चुन लिया जाता है तो उसको बदनाम करने की साजिश शुरू हो जाती मंत्रियों के द्वारा, एक फर्जी वीडियो बनाकर। तो ये मुद्दों की तलाश है, लेकिन वो मुद्दे उनको मिल नहीं रहे हैं। तो बीजेपी अभी भी मोदी साहब के पास वो सेंट्रल नैरेटिव नहीं आया है कि जिसपे वो चुनाव में जाएं। समंदर में जाने से, डुबकी लगाने से चुनाव नहीं जीते जाते, वरना राहुल गांधी ज्यादा बेहतर चुनाव जीतते, उनसे बढ़िया डुबकी लगाते हैं वो। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहुल गांधी बढ़िया स्कूबा डाइविंग हो या कुछ और भी डाइविंग हो, वो बढ़िया नौकायन भी कर लेते हैं। शकील अख्तर जी, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, चुनाव सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकसभा के अब, और उसके अलावा अब और कोई चीज़ है नहीं है। सबसे बड़ा एजेंडा विपक्ष के सामने भी यही है और मोदी के सामने भी यही है। तो आज की तारीख में जो स्थिति है, ख़ास तौर से हिमाचल में मोदी जी का ऑपरेशन विफल हो जाने के बाद इंडिया और कांग्रेस अब चढ़त पे दिख रहे हैं। अब वो चढ़ के खेलने लगे हैं। जैसे कि क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में कोच कहता है अपने लड़कों से, चढ़ के खेल बेटा। तो आज की तारीख में ये लोग जो हैं आगे बढ़ के खेल रहे हैं, ऑफेंसिव हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो हुआ था, सबसे बेहतर काम जो हुआ था विपक्ष के लिए, वो था इनका एक होना, इंडिया गठबंधन का बनना। वो पहली सीढ़ी थी जी। उसके बाद एसपी और आपके साथ जो समझौता हुआ वो दूसरी सीढ़ी थी, और इसी तरह ये आगे बढ़ते रहे। और यूपी में जिस तरह से पुलिस भर्ती के मामले में युवा खड़ा हो गया, वो एक बहुत बड़ी तीसरी सीढ़ी थी, और अब ये हिमाचल ये चौथी है। तो ये 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद तो कोई नीचे नहीं उतरता है, वो तो फिर ऊपर चढ़ता ही चला जाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है बताना कि बीजेपी की ताकत जो है लोकसभा में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 37% की ताकत है, 37% की। और जब ये सारे के सारे विपक्षी दल एक होकर लड़ेंगे तो ये 37 से बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में घबराई हुई बीजेपी इस तरह की कोशिशें कर रही है। हिमाचल में जो किया, बिल्कुल एक गैर ज़रूरी उसने ऑपरेशन किया, न जहाँ वहाँ बनता था, न उसके सफल होने की उम्मीद थी, लेकिन वो सोच रही थी कि क्या करें। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है तो वो पैनिक रिएक्शन करने लगता है,
घबराहट में उसके रिएक्शन होने लगते हैं, और ये घबराहट में हुए रिएक्शन ही थे। अब हो क्या रहा है कि जैसे हमने बताया कि 4 सीढ़ी चढ़ गए हैं ये ऊपर, और एक 5वीं सीढ़ी 3 मार्च को चढ़ने जा रहे हैं। पटना में एक बहुत बड़ी रैली, जिसे आप इंडिया गठबंधन की पहली रैली भी कह सकते थे, वो होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी होंगे, जिसमें खड़गे होंगे, जिसमें अखिलेश यादव होंगे, जिसमें तेजस्वी होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, स्टालिन होंगे। तो इतने सारे नेता जब एक मंच से खड़े होकर, कहाँ, ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहाँ लाखों की भीड़ होगी। आज तेजस्वी जिस जनविश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, वहीं पे रात को 3-3 बजे और 4-4 बजे तक 8-8, 10-10 घंटे इंतजार करके हजारों लोग खड़े रहते हैं। जो प्रोग्राम शाम को 6 बजे होना था, उसमें 3 बजे हो रहा है। सुबह से प्रोग्राम लेट होना शुरू हो जाता है। लेट इसलिए हो जाता है कि भीड़ इतनी होती है। अभी आपको एक भीड़ दिखा दूं, एक भीड़ खगड़िया में आज की, अभी थोड़ी देर पहले, जरा उसको भी देख लेते हैं, उन्हीं की हैंडल से, तेजस्वी यादव के हैंडल से, और वहां क्या कुछ भाषण भी दे रहे हैं। जरा ले आइए स्क्रीन पे। तो आप समझ देख रहे थे ये अभी 2 घंटा पहले खगड़िया बिहार। हम बता रहे हैं ना आपको कि शाम को। अच्छा, एक चीज और केयर आपने किया, वहां सीपीआई के भी झंडे थे, यानी ये इंडिया गठबंधन की रैली है। वहां पे सारी पार्टियां आ रही हैं, सब पार्टियां आ रही हैं, जिसको महागठबंधन कहते हैं, उसकी सारी पार्टियां आ रही हैं। तो शाम को 6 बजे का जो प्रोग्राम लगा होता था, उसमें 3 बजे जाके हो रहा है जी, और लोग डटे रहते हैं। तो आप सोचिए कि गांधी मैदान में क्या हालत होगा 3 मार्च को। और 3 मार्च को जब वहाँ से सारे के सारे विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता बिगुल फूकेंगे तो क्या होगा। और इसके बाद ऐसी और भी कुछ मीटिंगें होंगी। तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन चढ़त के ऊपर जा रहा है। 10 साल में ये पहला मौका ऐसा आया है कि जब युवा भी सड़क पे खड़ा हुआ है, इंडिया गठबंधन भी सड़क पे खड़ा हुआ है, और सब जो है इस बात को लेकर एक राय है कि डेमोक्रेसी को बचाने का ये आखिरी मौका है। अभी आपने देखा, हम लोग ध्रुव राठी के वीडियो को याद कर रहे हैं, और एक हिंदुस्तान के लखनऊ के एक पत्रकार का एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, अनिल यादव का। वो भी आपने देखा होगा कि जब कल 3 बाहुबली विधायक वोट डालने के लिए जा रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, तो पत्रकारों से पूछता है किसको देंगे। वो कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ पे, वो ऐसा है, वो वैसा है। उसने कहा आप गद्दारी कर रहे हैं, जिन दलित और पिछड़ों के वोटों से आप जीते हैं, उनका वोट ना देके आप गद्दारी कर रहे हैं। एक पत्रकार में इतनी हिम्मत है, और ये हिम्मत अगर कुछ गोदी मीडिया के हमारे दोस्तों में और आ जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। वो बाजी पलट जाएगी बिल्कुल। वो कहते हैं हम में हिम्मत है, मगर वो राहुल से पूछने के लिए, हम में हिम्मत है वो खड़गे से पूछने के लिए, अखिलेश से पूछने के लिए, तेजस्वी से पूछने के लिए। आज तक इन्होंने मोदी जी से एक सवाल नहीं पूछा है। मोदी जी तो छोड़िए, आप बहुत बड़ी बात है, रविशंकर प्रसाद से ये लोग नहीं पूछ सकते हैं जी, रविशंकर प्रसाद से नहीं पूछ सकते हैं ये। तो ये इनका हाल है। लेकिन राहुल से ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि राहुल को कहना पड़ता है कि आप बीजेपी के बिल्ला लगा लो यहाँ पे और सवाल पूछ लो। आप जो सवाल पूछ रहे हो बीजेपी का सवाल है, अपने सवाल पूछ लो कभी। तो उसने जब ये सवाल पूछा, और बाहुबली आप जानते हैं कि कितने ताकतवर हैं वहाँ पे, उनसे कहा कि आप गद्दारी कर रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया उसने। तो आज की तारीख में ये जो बदलाव आया है, ये जो हिम्मत पैदा हो रही है, क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है कि सबको लग रहा है कि ये लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। 1 सीट पर 1, यही मंत्र था है खाली कि 350-400 सीटों पर 1 सीट पर 1 लड़ लेंगे। बीजेपी का वोट प्रतिशत 37% है, जिसके न बढ़ने की संभावना है, जो कम हो रहा है। तो यही परेशानी है। तो यही परेशानी है। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में इंडिया जो है एक बड़ा चैलेंज दे रहा है, बड़ी चुनौती दे रहा है, और उससे घबरा के हिमाचल जैसी घटना हुई है, चंडीगढ़ जैसी घटना हुई है, झारखंड जैसी घटना हुई है, और कुछ छोटी मोटी घटनाएं चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले और हो सकती हैं।
लेकिन अब जैसा कि आपने कहा कि पहली बार राहुल पूरी ताकत से लड़े, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ी, तो उन्होंने ऑपरेशन विफल कर दिया। तो अब लगता है कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहता हूं राहुल लाल जी, क्या कुछ राहुल लाल जी यहाँ आप देखते हैं, क्योंकि एक परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल दूसरी दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर अभी बिहार की तस्वीर आप देख रहे थे, बिहार में भी बहुत कुछ अभी होना बाकी है। नीतीश कुमार बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे जी। देखिए, बिहार की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव निमंत्रण दे रहे हैं सबों को जनविश्वास यात्रा के माध्यम से कि पहुंचिए 3 मार्च को पटना गांधी मैदान। पटना गांधी मैदान तो सुनते ही एक तरह से बिहार वासियों में याद आ जाता है उनको कि वो गांधी मैदान रैलियों के लिए नहीं जाना जाता है। वो लालू यादव जी के जमाने में उसको गरीब महारैला, तो उसका नाम वो रैली नहीं कहते थे लालू जी कभी भी, वो हमेशा उसको कहते थे कि रैला है वो। और उसमें पूरा पटना और आसपास के एरिया जो है वो करोड़ों के भीड़ से भर जाती थी। तो वो दृश्य हम लोगों को 90 के दशक में जो दृश्य देखे हैं वो दृश्य 3 मार्च को दिखने वाले हैं वहां पे, और टीम इंडिया की पूरी ताकत दिखने वाली है। और इसने नीतीश कुमार जी को सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि वो कौन सा निर्णय लिए हैं। इसलिए उनके बारे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि लालू यादव जी ने कह भी दिया कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और देखिए, कल से आज तक जो राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो बीजेपी ने काम किए, बीजेपी के तमाम लोग ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हताशा में कई गलत कदम उठा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अब जो विक्रमादित्य जी का जो पूरा बयान था, जो हम लोगों ने वो बयान सुना जी, अब आप सोचिए वो अभी कहाँ तो मूर्ति की बात कर रहे थे कि अपने पिताजी की मूर्ति नहीं लगी है, जबकि यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन वहां पे भयानक आपदाओं में जो है कि हिमाचल प्रदेश उसमें जूझता रहा। राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित करने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। केंद्र सरकार का अब तक 1 रुपया का मदद उस पूरे मामले में नहीं मिला है जी। तो केंद्र सरकार के रवैया कितने दोहरे हैं। अन्य क्षेत्र में अगर उत्तराखंड में उस तरह की स्थिति थी, वहां पैसे दे रहा है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, आप मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक संवैधानिक ढांचा को तोड़ने वाली स्थिति थी। और आपको याद होगा राजीव जी कि इस सरकार से कितना शुरुआत से दुखी थे वो, जब सरकार ने शपथ ग्रहण जिस समय हुआ वहां पे, तो आपको पता है कि वहां पे एसीसी का प्लांट है वहां पे, और अंबुजा सीमेंट का प्लांट है वहां पे। बिल्कुल, एसीसी अंबुजा जब तक स्वतंत्र थे आराम से इनका प्लांट चलता था, लेकिन अडानी जी ने इसको जब इसका अधिग्रहण कर लिया, तो ये सरकार का शपथ ग्रहण होते ही उन्होंने वहां पे ट्रक ड्राइवर्स का, चूंकि जो बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा जो है कि वो ट्रक ड्राइवर्स का एसोसिएशन है, वहां पे उनके मांग को जानबूझ के उलझा दिया अडानी जी ने, कि उनको हड़ताल करने के लिए बाध्य कर दिया कि हम आपके मूल्यों में, परिवहन लागत में जो है 3 गुना वृद्धि हो गई थी। वो मांग कर रहे थे कि आप इसमें कीमतों की वृद्धि कीजिए, और पूरे के पूरे सीमेंट उद्योग को वो डुबाने में लगे हुए थे। लेकिन उस समय भी एक तरह से मैं कहूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस और सुखविंदर सिंह सुक्खू, वहां पे भी उन्होंने अडानी को मात दिया। बहुत सारी वहां पे अनियमितताओं की स्थिति है, मैं तो कहूंगा कि उन अनियमितताओं से जूझने के लिए वहां पे कठोर कदम भी उठाने चाहिए अडानी के प्लांट्स के ऊपर। वो तमाम तरह के पर्यावरणीय मानकों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। और एक चीज तो मैं लगातार कहूंगा कि जो भी इस प्रकार के विश्वासघाती लोग होते हैं उनके ऊपर कठोरता के साथ कदम उठाए जाने चाहिए, और हमें लग रहा है कि कांग्रेस और बदली हुई कांग्रेस वो कदम उठाए भी जा रहे हैं। सबसे रोचक चीज देखिए, यहां पे तो ऑपरेशन विफल हुआ, उसका नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हमें लग रहा है कि टीम इंडिया को तोड़ने के लिए चले थे इस पूरे कदम से, लेकिन टूटती हुई एनडीए नजर आ रही है राजीव जी। और इस जो हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कल से कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ साथ लोगों ने जो है कि क्रॉस वोटिंग कर दी, लेकिन सोच के देखिए कि ओम प्रकाश राजभर 6 विधायक थे उनके, एक जेल में बंद, बाकी 2 विधायक उनके भी क्रॉस ओवर करते, वो क्रॉस वोटिंग करते हैं वो। तो उनके क्रॉस वोटिंग के बाद अब उनके पास कितने विधायक बचे हैं जो कि एनडीए में वो अपने हिसाब से ले सके? 3 विधायक बच रहे हैं। वो मांग रहे थे 3 लोकसभा की सीटें, अब वो 3 लोकसभा की सीटें देने की स्थिति में भी नहीं है। और उनका एक बयान था, अगर राज्यसभा चुनाव से पहले आपको उनका बयान था कि हम एनडीए का समर्थन हटके भी करेंगे और सटके भी करेंगे, मतलब चिपक कर भी करेंगे समर्थन। उन्होंने दोनों रास्ता दिखा दिया। एक तरफ 3 विधायकों ने समर्थन भी कर दिया, 2 ने क्रॉस वोटिंग करके एक तरह से समाजवादी पार्टी का रुख भी क्लियर कर दिया। यानी अभी भी ओम प्रकाश राजभर ने दोनों तरफ के रास्ते खुले रखे हैं। अगर उधर मामला ना बने तो वो सीधे सीधे इंडिया की तरफ आते दिख रहे हैं। बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अब इस पूरे मामले के बाद उनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल चीज है। उनके सारे रुख जो है वो इंडिया की तरफ दिख रहे हैं। तो आप तोड़ने का प्रयास तो इंडिया को कर रहे थे, लेकिन टूट रही है टीम एनडीए। और इलेक्शन से पहले सोचिए, अब इलेक्शन सही कह रहे हैं प्रशांत जी कि अब 1.5 महीना के आसपास का समय बचा हुआ है चुनाव के लिए, और 1.5 महीना के पहले आप लगातार
अरे आप तो 15 दिन बचा अरे आप तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी हैं। आपके अगर एक एक राज्यसभा के मेंबर यहाँ पे मान लीजिए 8वां उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में नहीं उतारते, यहाँ पे जो है कि अगर हिमाचल प्रदेश में एक उम्मीदवार नहीं उतार लेते, 2 राज्यसभा के उनके मेंबर कम बन जाते, तो उनके कौन सी तूफान मर जाती। लेकिन फिर भी आपको आदत है कि आप लूट करते हैं, खसोट करते हैं। विपक्ष यही मामला तो उठा रहा है राजीव जी। राहुल गांधी क्या मामला उठा रहे हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, इन संस्थाओं के ऊपर, और वो जनता देख रही है। इस इलेक्शन में वो जो राहुल गांधी और हम लोग तमाम जो लोग बोल रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का पूरा दुरुपयोग करती है, वो यहाँ पे सामने में एक्सपोज होते हुए दिख रही है। तो अब ऐसे स्थिति में ये दावा कर लें कि हमें हिमाचल के 4 सीटें मिल जाएंगे, हमें बिहार में जो है कि वो पुराना जो है कि 40 में से 39 सीटों वाला हम रिकॉर्ड आंकड़ा ले आएंगे, और उत्तर प्रदेश में हम 80 के बटे 80 ले आएंगे, ये सपने जो है कि वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी इतने हसीन नहीं होते थे जो हसीन सपना भारतीय जनता पार्टी देखने का प्रयास करी हो। तो हम लोग भविष्य में सीटवार जब चर्चा करेंगे तो एक एक सीट पर क्लियर होगी स्थिति कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 80 छोड़ दीजिए, वो उत्तर प्रदेश में 50 सीट ले आए, वो बड़ी मुश्किल चीज है। क्या वो दहाई के आंकड़े में पहुंच पाएगी बिहार में? ये सवाल अभी पूछे जाने वाले सवाल बने हुए हैं कि वो 40 सीटों में वो दहाई के आंकड़े 4-5 सीटों पे बीजेपी सिमट जाएगी। ये जमीनी स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि टीम इंडिया का जोश खरोश बना हुआ, और इसमें कई सारे नए नए सहयोगी हम लोगों को मिलने के लिए दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे नए सहयोगी टीम इंडिया में यानी इंडिया गठबंधन में मिलते हुए आप देखेंगे आने वाले समय में। कई जो हैं वो पाला बदलते हुए, अभी चुनाव में 15 दिन लगभग का समय बाकी है और घोषणा होने दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ होना अभी बाकी है। तो इस चर्चा में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राहुल लाल जी क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जो आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार रखें। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, जेडीएस पावर पंच भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब कह रहे हैं 6 बागी कांग्रेस